और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखेंगे और बात करेंगे बिहार की। दरअसल बिहार में महागठबंधन में टूट के संकेत दिखने लगे हैं। बिना सीट शेयरिंग के आरजेडी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं और आरजेडी के इस रवैये से कांग्रेस में नाराजगी दिख रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पप्पू यादव को लेकर भी आरजेडी और कांग्रेस में मतभेद बढ़ गया है। आरजेडी किसी भी सूरत में पूर्णिया सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि पप्पू यादव पूर्णिया से ही टिकट मांग रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि आरजेडी 28 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि 8 सीट कांग्रेस को देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस 9 सीटों की मांग कर रही है। तो महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रकाश, आपका रुख करना चाहूंगी, ये बात शुरुआती दौर से बनती हुई नजर नहीं आ रही है। ऑल इज वेल नहीं है कांग्रेस और आरजेडी में, शुरुआती दौर से ही देखा जा रहा है। कहां पर आखिरकार पेच फंस रहा है? क्यों आखिरकार जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो अपना नहीं पा रही है दोनों पार्टियां? देखिए, जब से नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से बाहर निकले हैं उसके बाद से ही लालू यादव जो है उनका अपर हैंड है और उनकी पूरी तरह से कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार लड़ाए जाएं। देखिए, ये लोकसभा चुनाव का सिर्फ नहीं है मामला, बल्कि इससे जुड़ा हुआ विधानसभा का भी मामला है। लालू यादव चाहते हैं कि अभी से ही विधानसभा चुनाव की तैयारी करें, ऐसी सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारें जो उनके लिए कास्ट कॉम्बिनेशन के साथ ही बाकी क्षेत्रीय जो आधार है वो भी उसका वो समीकरण को साध सके। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी अंधेरे में है कि उसके पास कितनी सीटें उनके खाते में आएंगी। और लालू यादव ने बगैर सीट के शेयरिंग के और गठबंधन के क्या सीट का फॉर्मूला होगा उसके ऐलान के उन्होंने सिंबल भी देना शुरू कर दिया है। तो जिन सीटों पर सिंबल दे दी गई है उसको लेकर के सवाल अब कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं। जैसे निखिल कुमार औरंगाबाद से, उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में साफ कहा था कि इसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। अगर 9 सीटें नहीं मिलती हैं तो इससे गठबंधन में दरार आ जाएगी और गठबंधन टूट के कगार पर आ सकता है। इसके लिए जिम्मेदार आरजेडी होगी। तो ये सारा जो प्रकरण हो रहा है वो नीतीश कुमार के बाहर जाने के बाद से शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के पास वोट बैंक नहीं है, ऐसा मानना है आरजेडी के नेताओं का। और लेफ्ट पार्टी के साथ भी फार्मूला तय हो गया है, लेकिन सीपीआई एमएल जो है उसके साथ अभी भी सीटों के तालमेल को लेकर के कुछ सवाल उठ रहे हैं। तो गठबंधन में पेच है, पेच ही नहीं बल्कि उसे सुलझाने की जितनी भी कोशिश की जा रही है वो अब तक अधूरा ही रहा है। आज ये खबर है कि लालू और तेजस्वी दोनों ही दिल्ली रवाना हो सकते हैं और वहाँ पर बातचीत हो सकती है बड़े नेताओं से। हालांकि फ़ोन पर सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, इनसे लगातार बातचीत होती रही है, लेकिन नतीजा अब तक नहीं निकला है। जी बिल्कुल। अब दिल्ली जा रहे हैं तो वहां ये मामला सुलझता है या बढ़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही तकरार के बीच कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ पूर्णिया से और दूसरी जगह से नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि वो लालू यादव को पहले ही बता चुके हैं कि मधेपुरा से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो साफ कह दिया है कि चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे। लालू जी की अपनी तरीके हैं उस परिवार की। वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं। मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। उनकी इच्छा थी कि मैं राजद ज्वाइन करूं, लेकिन पहले ही जब कांग्रेस परिवार राहुल जी और प्रियंका जी का सानिध्य इस तरीके से और विश्वास मेरे प्रति उन्होंने किया तो मेरे लिए वो काफ़ी था। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़। तो लड़ेंगे तो सिर्फ पूर्णिया से लड़ेंगे, ये भी पप्पू यादव ने कह दिया है, कहीं और से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आशीष, पहले तो सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं बात नहीं बन पा रही है आरजेडी और कांग्रेस में। ऊपर से अब पप्पू यादव जो कि अभी हाल ही में शामिल हुए, जिन्होंने विलय कर लिया कांग्रेस के साथ, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई दूसरी सीट मुझे नहीं चाहिए, चुनाव लड़ूंगा तो पूर्णिया से ही लड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं अब क्या देखा जाए, क्या ये पेच जो है वो सुलझेगा या फिर मामला ऐसे ही अटका रहेगा? देखिए, सुलझने की गुंजाइश अब बहुत कम हो गई है। मैं आपको 2-1 बातें बिल्कुल क्लियरली बता दूं। कांग्रेस लीडरशिप बहुत नाराज है इस बात से कि
आरजेडी, ऐसा उनका दावा है कि आरजेडी कैंडिडेट्स को लेकर के भी अपना प्रस्ताव थोपने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पर। पप्पू यादव का जिक्र कर रही थी आप प्रकाश जी से। पप्पू यादव, ऐसा आरजेडी का क्लेम है कि पप्पू यादव कांग्रेस में विलय कर लेंगे और खुद पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहेंगे। इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। कांग्रेस पर इस बात का वो दबाव बना रहे हैं आरजेडी लीडरशिप कि उनको पूर्णिया नहीं मधेपुरा से चुनाव लड़ाया जाए। मधेपुरा की मैं आपको कहानी बता दूं, कांग्रेस लीडरशिप इस बात को भी लेकर अपसेट है कि खुद आरजेडी में ही जो वादा तेजस्वी यादव ने शरद यादव के बेटे शांतनु यादव से किया था कि मधेपुरा लोकसभा चुनाव वो आरजेडी के टिकट पे उनको लड़ाएंगे, उसको लेकर के भी डिली डायलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस में बहुत से ऐसे सीनियर लीडर्स हैं, मैं नाम अभी लेना नहीं चाहूंगा, जिनको कांग्रेस चुनाव लड़ाना चाहती है, उस पर भी आपत्ति दर्ज करा रही है आरजेडी। एक बात और मैं बड़ी बात आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी इस बात से भी नाराज है कि जहां वो 10 सीट मांग रही थी आरजेडी से, 5 से 6 तक देने के लिए राजी थे वो, उसके ऊपर जो 2-3 सीट बढ़ाने की बात एक दूसरे के साथ नेगोशिएशंस में हुए हैं, वो भी वो सीट्स हैं जहां पर कांग्रेस पिछली बार मजबूती से लड़ी थी। ये वो सीटें नहीं दे रही है आरजेडी, वो सीटें दे रही है जहां पर कांग्रेस पहले से बहुत कमजोर है। लिहाजा कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिनका रादर ये पैरवी है, ये कहना है कि अब आरजेडी के साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, अकेले लड़े तो बेहतर है। मैं आपको बता दूं, गांधी परिवार भी काफी अपसेट है। प्रकाश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तेजस्वी यादव को आना, जहां तक मेरी जानकारी है, उनकी बेटी का जन्मदिन है या कुछ ऐसा पारिवारिक सम्मेलन है जिसमें शामिल होने आ रहे हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन 2-3 दिनों में जो वो दिल्ली में होते हैं, उनकी राहुल गांधी से कोई मुलाकात होती है कि नहीं होती है। नेगोशिएशंस आर स्टिल ऑन, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग अवे। अब इस बात की गुंजाइश शायद कम लगती है कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ सकेंगे। चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात है कि जो ये फंसा हुआ पेच है सुलझ पाता है कि नहीं सुलझ पाता है। बहुत धन्यवाद आपका भी प्रकाश, और आशीष आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बांदा जेल के जेलर समेत 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड कर दिए गए हैं। जेलर योगेश कुमार, डिप्टी जेलर राजेश कुमार, डिप्टी जेलर अरविंद कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। तीनों अफसर को लापरवाही बरतने के मामले में सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि तीनों अफसरों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई भी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी को लाने ले जाने के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में यह कार्रवाई हुई है, और तीनों अफसर के निलंबन के दिन ही मुख्तार ने बांदा कोर्ट में अर्जी दी थी कि उसे जहर देकर मारने की साजिश रची जा रही है। और संजय त्रिपाठी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। संजय, किस प्रकार की लापरवाही हुई है और क्या कुछ इस जानकारी मिल रही है इस खबर पर? इन 3 अधिकारियों के निलंबन को लेकर के जो जेल मुख्यालय का कहना है कि तीनों को मुख्तार अंसारी को पेशी के दौरान लाने ले आने में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें ये माना जा रहा है, जिस तरह के आरोप मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के वकील मुख्तार अंसारी के परिवार वाले लगा रहे हैं कि उसको खाने में धीमा जहर दिया जा रहा है और उसकी हत्या की साजिश कुछ इस प्रकार से रची जा रही है। और जिस दिन ये शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था उसी दिन इन तीनों अधिकारियों को निलंबन किया गया है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं जो तार हैं ये आपस में जुड़ते हुए माने जा रहे हैं कि जो ये कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के जो आरोप हैं उसके आधार पर हुई है। मुख्तार अंसारी के परिवार वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से ना तो मुख्तार अंसारी से संपर्क हो पा रहा है, ना बात हो पा रही है, ना उनका हालचाल मिल पा रहा है। परिवार के लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। और गैंगस्टर कोर्ट में अभी कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई थी, उसमें भी मुख्तार अंसारी ने कहा था कि उसको स्लो पॉइजन देकर मारने की साजिश की जा रही है। संजय धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और अभिषेक भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए, मुख्तार फैमिली पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं, ये पूरा मामला आखिरकार है क्या? देखिए आयुषी, मेरी बात भी हुई है मुख्तार अंसारी के परिवार से और उनका ये सीधा सा आरोप है कि मुख्तार अंसारी को खाने में जहर दिया गया है, स्लो पॉइजन दिया गया और उससे उनकी हालत काफी खराब हुई है। और ये जो भी संजय कह रहे थे यही एक बात है जो कि अपने आप में संदेह पैदा कर रही है कि एक और ये घटनाक्रम होना और साथ साथ में ये सस्पेंशन होना। और किया गया इन अधिकारियों के पास इस जिम्मेदारी थी कि वो इन पूरे इतने हाई प्रोफाइल अगर प्रिजनर वहां पर है तो ये इन बात का ध्यान रखे कि वहां ऐसी कोई घटना ना हो पाए। और आपको याद होगा इसके पहले भी कुछ अटेम्प्ट हो चुके हैं मुख्तार अंसारी की जान पर। ठीक है अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, सियाचिन पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यहाँ पर जवानों के साथ होली खेलेंगे। रक्षा मंत्री सियाचिन में जवानों के साथ इस वक्त होली खेल रहे हैं। तो आज सियाचिन के दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ये तस्वीरें आप देखिए, होली के मौके पर सियाचिन पहुंचे हैं और जवानों के बीच में रहकर उनके साथ होली का ये पर्व रक्षा मंत्री की तरफ से मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देखिए।
और चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कुछ देर में बैठक होने वाली है। पार्टी महासचिव संगठन संदीप पाठक की बैठक, सभी नेता, विधायकों, पार्षदों और पदाधिकारियों की बैठक है। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपकी पहली बैठक है और आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है। इस बैठक में विधायकों, पार्षदों, पदाधिकारियों को बुलाया गया है और संदीप पाठक की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये पहली बड़ी बैठक आम आदमी पार्टी की। और मनोज फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। मनोज, गिरफ्तारी के बाद ये पहली बड़ी बैठक आम आदमी पार्टी की, एजेंडा क्या रहने वाला है बैठक का? मनोज, आप तक आवाज आ रही है? चलिए लगता है मनोज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है, थोड़ी ही देर में ये बैठक होगी जिसमें विधायकों, पार्षदों और पदाधिकारियों को बुलाया गया है। दरअसल देखिए, अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, उसके बाद लगातार एक्शन मोड में जो आम आदमी पार्टी है वो दिखाई दे रही है। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है और अब ये पहली बड़ी बैठक है जिसमें आगे अब क्या रणनीति है आम आदमी पार्टी की, उस पर चर्चा होनी है। और इसलिए जो सभी विधायक है, आम आदमी पार्टी के जो सभी पार्षद हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्हें इस बैठक में बुलाया गया है ताकि जो आगे की रणनीति रहने वाली है उस पर चर्चा की जाए। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये पहली बड़ी बैठक। और एक और बड़ी खबर अब आपको बता दें, ईडी की कस्टडी से सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहला आदेश जारी किया है। सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। जल मंत्रालय को लेकर केजरीवाल ने ऑर्डर जारी किया है। बीजेपी ने आदेश पर अब सवाल उठाए हैं। कल अरविंद केजरीवाल से 12 घंटे पूछताछ हुई थी। कस्टडी में अरविंद केजरीवाल का ये पहला ऑर्डर, और जो ये ऑर्डर दिया गया है उस पर अब भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठा दिए हैं। कल अरविंद केजरीवाल से ईडी ने 12 घंटे पूछताछ की थी। 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर है अरविंद केजरीवाल। और अब बीजेपी ने देखिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो ये आदेश जारी किया था उस पर सवाल उठा दिए गए हैं। जल मंत्रालय को लेकर माना जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि यह आदेश अरविंद केजरीवाल की तरफ से जेल से जो आदेश था वो जारी हुआ था और अब इस पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठा दिए हैं। ये देखिए, ये आदेश भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा गया है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली में कुछ इलाकों में पानी और सीवर से काफी समस्याएं हो रही हैं और इसे लेकर मैं चिंतित हूं। इसमें उनका ये कहना है कि इसे लेकर मैं चिंता में हूं और इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जो लोग हैं उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और गर्मियों का जिक्र भी उन्होंने किया है कि गर्मियों में आमतौर पर पानी की दिक्कत होती है, इसलिए जो सरकार है वो टैंकर्स का इंतजाम करे, जहां जहां पर लोगों को पानी की समस्या हो रही है वहां पर लोगों तक पानी पहुंचाया जाए। और यही वो आदेश माना जा रहा है जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जारी किया गया है, जिस पर अब जो बीजेपी है वो सवाल भी उठा रही है। और आप देखिए, इसमें पानी की समस्या का जिक्र भी उन्होंने किया है और इस बात का जिक्र भी किया है कि दिल्ली की जनता की चिंता मुझे है और इस मौसम में आमतौर पर देखिए जो पानी की समस्या होती है, मैं नहीं चाहता हूं कि दिल्ली की जो जनता है उन्हें समस्या हो, इसलिए मुझे चिंता है और इसलिए मैं चाहता हूं कि जो सरकार है उनकी वो इसके लिए इंतजाम करे। और चलिए मनोज एक बार फिर से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। मनोज, ये आदेश भी जारी हो गया है, ये देखा हमने, जिस पर बीजेपी तो सवाल उठा रही है, लेकिन उससे पहले हमने बताया अपने दर्शकों को कि बैठक भी आज आम आदमी पार्टी एक बड़ी बैठक करने वाली है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से। क्या एजेंडा रहने वाला है इस बैठक का, क्योंकि सभी पार्षदों को बुलाया गया है, विधायकों को बुलाया गया है, तो एजेंडा क्या है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ नहीं किया गया है कि आखिरकार जो ये बैठक होनी है वो किस एजेंडे पर होनी है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि सभी विधायकों को जो है आम आदमी पार्टी ने जो है बुलाया है। इस वक्त मैं ईडी ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ है वो 10:30 बजे शुरू हो गई थी। जैसा कि मैंने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि आज हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाए, क्योंकि कल जब अदालत में के कविता को पेश किया गया था तो ईडी ने 5 दिन की कस्टडी की मांग की थी। 3 दिन की कस्टडी मिल चुकी है और ईडी ने साफ तौर पर यह बताया था कि के कविता से अभी पूछताछ जरूरी है। कुछ लोगों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करनी है, तो हो सकता है कि आज के कविता और अरविंद केजरीवाल का आमना सामना करवाया जाए। पहले जो ईडी के अधिकारी हैं वो अरविंद केजरीवाल और के कविता से अलग अलग पूछताछ करेंगे और जो बयान सामने आएंगे उनके, और अगर बयानों में विरोधाभास पाया जाता है तो दोनों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ ईडी की टीम आज कर सकती है। जी।
कविता की अगर बात करें मनोज, तो साउथ लॉबी का सबसे बड़ा चेहरा जिनका नाम इसमें आया है, कौन कौन से सवाल हैं जो दागे जाते हैं दोनों के सामने अगर पूछताछ होती है, ये भी देखने वाली बात है। आप बने रहिएगा, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। देखिए, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने यह दावा किया है कि केजरीवाल को दिल्ली की चिंता है और इसलिए लगातार वो अपनी चिंता जो है जाहिर कर रहे हैं, और जो आदेश जारी किया गया था वो भी इसीलिए है क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं कि उन्हें दिल्ली वासियों की चिंता है और इसलिए वो उन्हें किसी भी परेशानी में नहीं देखना चाहते हैं। आज भी गिरफ्तार होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली वालों के कामों के बारे में सोच रहे हैं। और आज मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आपको ये आश्वस्त करती हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज भी दिल्ली की पूरी व्यवस्था को निगरानी में रख रहे हैं और दिल्ली वालों की देखरेख कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उनके लिए दिल्ली वाले सिर्फ इनके वोटर नहीं हैं, वो दिल्ली वालों के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो दिल्ली के हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उन्होंने दिल्ली की सरकार को एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह चलाया है। तो देखिए, इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर हमला किया है। उनका ये कहना है कि देखिए, जिसने दिल्ली को रुलाया वो जेल में है। आपको क्या अब पता चला है कि दिल्ली में पानी की समस्या है? मनोज तिवारी ये कह रहे हैं केजरीवाल ने जो किया वो भर रहे हैं, केजरीवाल को अब दिल्ली सुनने वाली नहीं है। और क्या कुछ कहा है मनोज तिवारी ने, वो भी आपको सुना देते हैं। आपको 9 साल बाद पता चलता है कि दिल्ली का पानी और सीवर गड़बड़ है। अभी आपको याद आएगा कि बुजुर्गों के पेंशन ना देने की हाय क्या होती है। अभी आपको याद आएगा गरीबों का राशन कार्ड न बनाने का हाय क्या होता है। बहुत देर हो चुकी है अरविंद केजरीवाल जी। एक मुजरिम के रूप में जब आप गए, जेल के अंदर हैं, एक स्क्रिप्ट निकल के आ रही है, अब दिल्ली उसको सुनने वाली नहीं है। दिल्ली अब आपके ऊपर विश्वास खो चुकी है और मेरा पूरा विश्वास है कि आज उन्होंने जो स्वयं स्वीकार कर लिया कि पिछले 9 साल से दिल्ली की व्यवस्था बद से बदतर होती गई है। इधर दिल्ली में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बीजेपी दिल्ली में जगह जगह भ्रष्टाचार की होली जला रही है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने करप्शन किया है और इसलिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी एक्शन मोड में है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जगह जगह सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप देखिए तस्वीरें, द्वारा अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की होलिका का दहन पुतला जलाकर किया जा रहा है। और तस्वीरों के जरिए आप देखिए, लगातार इस्तीफे की जो मांग है वो की जा रही है। भाजपा का लगातार ये आरोप है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ऐसे में इस्तीफा दे देना चाहिए। ईडी की कार्रवाई उनसे चल रही है, पूछताछ का दौर चल रहा है। बीते दिन भी करीबन 10 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी, जिसके बाद आज आम आदमी पार्टी दिल्ली के जगह जगह चौक चौराहों पर प्रदर्शन कर रही है भाजपा के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। वहीं भाजपा का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं, जो कि दिल्ली में ऐसा ही पुतला दहन केजरीवाल की तस्वीर लगाकर दिल्ली के 18 इलाकों में किया जाएगा। क्या कुछ पोस्टर पे लिखा है वो भी आप देख लीजिए। भ्रष्टाचारी केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, और लगातार यही नारेबाजी भी की जा रही है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को लगातार प्रोत्साहित करते हुए ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि सिटिंग सीएम इतिहास में पहली बार जेल के अंदर मौजूद है, वहां से आदेश भी जारी कर रहे हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को उन्होंने पहला आदेश जेल से जारी किया, लिहाजा सरकार जेल से चलाई जा रही है। लेकिन भाजपा का पक्ष यही है कि
आरोपों में लिप्त, भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त दिल्ली के सीएम केजरीवाल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए और अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ आजाद का सैन, एबीपी न्यूज दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली की सबसे बड़ी बुराई भ्रष्टाचार है। केजरीवाल ने दिल्ली को लूटने का काम किया है। होलिका का दहन बुराई पे अच्छाई की विजय का दहन, और दिल्ली में जो सबसे बड़ी बुराई है वो है भ्रष्टाचार। इसलिए आज हमारे दिल्ली के सभी 256 मंडलों में हम भ्रष्टाचार की होलिका दहन कर रहे हैं। और ये भ्रष्टाचार की होलिका दहन के प्रतीक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली की जनता को ठगने और लूटने का काम किया, और एक बार नहीं बार बार किया। हर बार एक ही बात कहते रहे कि शराब घोटाला नाम की कोई चीज नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने तंज कसा है कि कट्टर ईमानदार बनने वाले कट्टर बेईमान निकले। अब कहते हैं कि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि जेल से सरकार नहीं चला सकती। हमारे बाबा अंबेडकर साहब क्या सोचे थे? ऐसे नैतिकहीन लोग मुख्यमंत्री बनेंगे जो जेल जाएंगे? ये नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है केजरीवाल साहब में, इसीलिए ऐसी बात करते हैं। अब इनका मुखौटा खुल गया है। कट्टर ईमानदार कहने वाले कट्टर बेईमान निकले। तो दिल्ली में केजरीवाल को लेकर सियासत हाई है। आप जहां बीजेपी पर सवाल उठा रही है तो वहीं बीजेपी नेता पलटवार कर रहे हैं। तो लगातार देखिए, वार पलटवार का दौर जारी है, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जो आम आदमी पार्टी है वो सड़कों पर उतरकर लगातार बयानबाजी भी कर रही है और बीजेपी भी पलटवार कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी ईडी कस्टडी से निर्देश भेजे हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। गर्मियां भी आ रही हैं। जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। आज भी गिरफ्तार होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं। आज भी दिल्ली की पूरी व्यवस्था को निगरानी में रख रहे हैं और दिल्ली वालों की देखरेख कर रहे हैं। आतिशी जी, विक्टिमदारी चलने वाला नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई पॉलिटिकल अरेस्ट के अंदर नहीं गए हुए, वो एक शराब घोटाला भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की कस्टडी में है। इसलिए ये जो ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की बहुत चिंता है, दिल्ली के अंदर पानी की समस्या है। दिल्ली की पानी की समस्या तो आज की थोड़ी है, कई महीने से चली आ रही है। तो आज दिल्ली की जल मंत्री होने के नाते आप जो ये ड्रामा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है, जेल से कहा है, कस्टडी से कहा है, ये चलने वाला नहीं है। लोग समझते हैं, तो अब कह रहे हैं कि हम जेल से शासन चलाएंगे। जेल से शासन नहीं चला करता अरविंद केजरीवाल जी। नैतिकता भी कोई चीज होती है। तो बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार जो है बीजेपी में आने का जो लोगों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आर.के. भदौरिया बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अनुराग ठाकुर को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पूर्व वायुसेना प्रमुख हैं आर.के. भदौरिया, जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ साथ कई और लोग हैं जिन्होंने आज बीजेपी को ज्वाइन किया है। लोकसभा चुनाव पास है और इस बीच लगातार जो बीजेपी ज्वाइन करने का लोगों का सिलसिला है वो लगातार सामने आ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आर.के. भदौरिया, जिन्होंने बीजेपी को आज ज्वाइन किया है, और अनुराग ठाकुर को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जो कि इन लोगों को आज
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। पूर्व वायुसेना प्रमुख हैं आर.के. भदौरिया, जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन की है। तस्वीरें, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूर्व वायुसेना प्रमुख जिन्होंने आज आर.के. भदौरिया जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, और साथ ही साथ अनुराग ठाकुर जिन्होंने पार्टी को ज्वाइन करवाया है।